हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्या कि हम बात कर रहे थे कि मैंने बताया था क्या कि स्ट्रोमा के कॉर्टिकल भाग में अनेक फॉलिक्यूलर सेल्स डिफरेंट स्टेज में पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जर्मिनल एपिथेलियम, क्या जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम में बारंबार विभाजन होता है और विभाजन होता है जिससे नेस्ट ऑफ उगोनिया का निर्माण होता है, याद रखना। यानी जर्मिनल एपिथेलियम लगातार विभाजन, और लगातार विभाजन द्वारा क्या बनते हैं सब, पीजीसी, क्या बने, प्रिमोर्डियल जर्म सेल। और इन प्रिमोर्डियल जर्म सेल में भी लगातार क्या होंगे, आगे समसूत्री विभाजन। और प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स में लगातार समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बन जाता है, नेस्ट ऑफ उगोनिया बनता है। यानी देखो ये दिखाई दे रहा है, एग नेस्ट बोल देते हैं या इसको नेस्ट ऑफ उगोनिया कह देते हैं, ठीक है ना। अब सुनिए, ये तो क्या हो गया, एग ऑफ नेस्ट ऑफ उगोनिया, और नेस्ट ऑफ उगोनिया में अनेक उगोनिया बन गई। अब एक चीज और ध्यान रखना, इसके बाद क्या होता है, अपन आगे पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल में एफएसएच स्रावित होता है, किसके द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा, ठीक है ना। अब एफएसएच होता है, उसमें क्या होगा कि जो उगोनिया बनी ना, उन उगोनिया में सबसे पहले सबसे अधिक मात्रा में जिसको पर्याप्त मात्रा में एफएसएच मिलता है वो अपने आकार में क्या करती है, वृद्धि कर लेती है। ये हो गई साहब, कर ली वृद्धि। और वृद्धि करने के बाद देखो एक चीज ध्यान रखना, वृद्धि करने के बाद इसको हम क्या बोल देते हैं, या हम इसको क्या बोल देते हैं, सॉरी, प्राइमरी oocyte, ठीक है। और इस ये वृद्धि हो गई, पर्याप्त ग्रोथ की। और बाकी की मैंने बताया था सब अदर, जो जिनको पर्याप्त मात्रा में क्या हुआ, उगोनिया को पोषण नहीं मिला, वो क्या करती हैं कि इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या हो जाती हैं, व्यवस्थित हो जाती हैं। और जब प्राइमरी oocyte और प्राइमरी oocyte प्लस क्या होता है साहब, उगोनियल आवरण बन जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या बन जाती है, इसको हम देखो ध्यान रखना, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। क्या बोल देते हैं, देखो यहाँ पर यही चीज़ ध्यान रखनी है, तीन प्रकार की प्राइमरी फॉलिकल क्या है, कब बनती है, सेकेंडरी फॉलिकल क्या है, कब बनती है, टर्टियरी फॉलिकल, ठीक है, और ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ये क्या होती है, धीरे धीरे बनती रहती हैं। तो देखो अपन बात कर लेते हैं साहब क्या कि ये तो फर्स्ट स्टेज थी, और फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ मैंने बताया था कि साहब जर्मिनल एपिथेलियम में लगातार विभाजन, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स में भी क्या होगा साहब, समसूत्री विभाजन होते हैं। पीजीसी में समसूत्री विभाजन से क्या बनी, उगोनिया बनी। और उगोनिया में क्या होता है साहब, एक उगोनिया अपने आकार में पर्याप्त ग्रोथ कर लेती है जिसको हम प्राइमरी oocyte कहते हैं, और अन्य जो उगोनिया होती हैं वो इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या बन जाती हैं साहब, एक यानी इसको कवर्ड कर लेती हैं, इसके चारों तरफ घेरा बना लेती हैं, ठीक है ना। तो अब प्राइमरी oocyte हो गई, और प्राइमरी oocyte प्लस अपन बात करें किसकी, फॉलिक्यूलर सेल्स, यानी ये फॉलिक्यूलर सेल्स हो गई, ये प्राइमरी oocyte, और ये मिलकर क्या बनती है सब, प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल में केवल एक ही चीज़ याद रखोगे, देखो मैं बता देता हूँ साहब तुम्हें कि हम प्राइमरी फॉलिकल में क्या याद रखेंगे कि एक तो ये हो गई, ये तो हो गई फॉलिक्यूलर सेल्स, ठीक है, ये क्या है, फॉलिक्यूलर सेल्स हैं। और इसके अंदर ये जो संरचना है ये क्या है भाई, प्राइमरी oocyte। तो फॉलिक्यूलर सेल्स प्लस प्राइमरी oocyte इज इक्वल टू क्या बन गई, प्राइमरी फॉलिकल बन गई, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना, इस तरह से अनेक प्राइमरी फॉलिकल्स बनती रहती हैं, प्राइमरी oocyte बनती रहती हैं, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, क्या हमारे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है क्या सभी प्राइमरी oocyte काम आती हैं, नहीं आती। यानी ये एम्ब्रियोनिक स्टेज जब मादा होती है वो अपने माँ के गर्भाशय में होती है, या उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसी टाइम पर उगोनिया का निर्माण हो रहा होता है। उगोनिया की संख्या 4 साढ़े 4 लाख
के समथिंग होती है, ठीक है ना। लेकिन सभी oocytes हमारे काम नहीं आती, अब उनसे oocyte बनती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है साहब, अनेक उगोनिया या हम बात करें एक प्राइमरी oocyte क्या होती रहती हैं साहब, डैमेज भी होती रहती हैं। या हम बात करें कि अनेक क्या उगोनिया हैं वो डैमेज होती रहती हैं, और अनेक उगोनिया डैमेज होती रहती हैं, या प्राइमरी या फॉलिकल्स हैं वो, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोल देते हैं, फॉलिक्यूलर अट्रेसिया कह देते हैं इसको, ठीक है, फॉलिक्यूलर अट्रेसिया कहते हैं। और इस प्रकार के फॉलिकल्स जो डैमेज होते रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अट्रेटिक फॉलिकल्स कहते हैं। यहाँ तक ध्यान रखना। अब सुनिए आगे हम चलेंगे क्या, ये और आगे देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें ये अपन अर्ली प्राइमरी फॉलिकल है और ये लेट प्राइमरी फॉलिकल। लेट प्राइमरी फॉलिकल में क्या होगा कि ये जो इसके चारों तरफ फॉलिकल सेल्स चिपकी थी वो आगे विभाजन करती हैं, और आगे विभाजन करके इस लेयर को क्या कर लेती हैं, मोटा कर लेती हैं। तो ये क्या हो गया साहब, लेट प्राइमरी फॉलिकल। अब आगे देखिए क्या होगा। आगे हमने देखा क्या कि इसमें जो फॉलिकल सेल्स होती हैं ना, वो फॉलिकल सेल्स लगातार क्या करती रहती हैं, ग्रोथ करती हैं या विभाजन करती हैं, और विभाजन करके क्या होगी, एक परत का निर्माण और कर लेती हैं बाहर की तरफ, ठीक है ना। और इस बाहर की तरफ जो निर्माण हुआ ना उसको हमने क्या नाम दिया, थीका। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी फॉलिकल की, बेटा याद रखना, ठीक है, उधर भी मैं बताऊंगा, एक बार इसमें पढ़ लो पहले। तो हमने क्या किया कि इसमें क्या हुआ, ये oocyte हो गया, और इसमें जो फॉलिक्यूलर सेल्स थी ये फॉलिक्यूलर सेल्स लगातार विभाजन करती हैं, और लगातार विभाजन के द्वारा एक छोटी छोटी सेल्स की परत बन जाती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, ठीक है। और इसके बाहर एक आवरण बनता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, थीका। अब देखिए सुनिए, इसमें क्या हुआ कि oocyte प्लस मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा प्लस थीका बराबर क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल। तो देखो एक चीज याद रखना, आगे हम बात कर लेते हैं किसकी, हमने क्या किया कि ये प्राइमरी oocyte है, इसके चारों तरफ क्या थी, ये फॉलिकल सेल्स थी, इनमें लगातार विभाजन हुआ, विभाजन द्वारा क्या हुआ साहब, एक फॉलिक्यूलर सेल्स का आवरण बना जिसको हमने क्या है, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा नाम दिया। ये प्राइमरी oocyte हो गई, ठीक है ना। और ये जो अपन बात कर रहे हैं इसके चारों तरफ क्या होगा, एक लेयर और बन जाती है। कैसे, देखो एक चीज़ बता दूं, इसमें क्या होगा कि कुछ जो फॉलिक्यूलर सेल्स थी उगोनिया वो डैमेज होने देते हैं, लेकिन इसमें कुछ थीका सेल्स होती हैं जो सक्रिय रह जाती हैं, और ये जो थीका सेल्स होती हैं ना ये क्या करती हैं, सब विभाजन करके एक आवरण बना लेती हैं, और ये जो आवरण बनाती हैं इस आवरण को हम क्या बोल देते हैं, थीका लेयर कहते हैं। तो बेटा याद रखना, प्राइमरी oocyte प्लस मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा प्लस थीका लेयर इज इक्वल टू क्या हो गया, अपने सेकेंडरी फॉलिकल हो गई, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखोगे। अब देखो आगे हम बात करेंगे किसकी, ये हो गया यहाँ पे, सुनिए साहब, प्राइमरी oocyte मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा थीका लेयर क्या बन गई, ये प्राइमरी फॉलिकल थी, ये हमारी सेकेंडरी फॉलिकल बन गई। अब सेकेंडरी फॉलिकल है ना, देखो इसकी भी स्टेज आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। यहाँ पे हमने देखा इसमें क्या हुआ साहब कि ये जो मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा की सेल्स होती हैं इनमें धीरे धीरे क्या बनने लगती हैं, कुछ छोटी छोटी, देखो अब ये स्टेज सेकेंडरी फॉलिकुलस में कुछ क्या होंगे, परिवर्तन होते हैं। कैसे, देखो हमने देखा कि इसमें जो मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के अंदर जो फॉलिकल सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, सब अलग होती हैं या इकट्ठी होने लगती हैं, जिसकी वजह से इसमें छोटी छोटी क्या बन जाती हैं, गुहा बनने लगती हैं, ठीक है, कैविटी बनने लगती हैं, ठीक। अच्छा, उसके साथ ही क्या होता है साहब कि इसके अंदर, अब देखो हम बात करेंगे, ये क्या थी, प्राइमरी oocyte, हम अब तक क्या लिख रहे हैं, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, इसके दौरान दो सेल बनती हैं, एक बड़ी बनती है, ये दिखाई दे रही है बड़ी बनी, एक छोटी बनती है, तो देखो ये दिखाई दे रही है, मैंने यहां बना दी है बेटा, ध्यान रखना,
तो जो ये प्राइमरी oocyte विभाजन करके दो भागों में बट गई, जिसमें बड़ी जो सेल है वो कहलाएगी सेकेंडरी oocyte। बेटा याद रखना, यहाँ हम बात करें तो क्या होगा, ये है ना प्राइमरी oocyte, इस प्राइमरी oocyte में क्या हो गया, विभाजन हो गया। मान लो इस तरह से कर लेते हैं, और विभाजन के दौरान क्या होगा, एक तो बड़ी सेल बनी और एक छोटी सेल बनी, ये है, ठीक है। इस छोटी सेल को हम क्या नाम देते हैं, पोलर बॉडी, और इस बड़ी सेल को हम क्या नाम दे देते हैं, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। प्राइमरी oocyte अब किस में बदल गई, सेकेंडरी oocyte में। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने देखा क्या इसमें ये फॉलिक्यूलर सेल्स थी, ये क्या करती हैं, सब छोटी छोटी कैविटी बनाती हैं, और आगे जाकर ये गुहा आपस में मिलती चली जाती है, तो एक बड़ी गुहा बन जाती है। तो देखो ध्यान रखना कि कुछ फॉलिकल सेल्स या मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा की जो सेल्स होती हैं वो तो होती हैं इसके पास, और कुछ एरिया पर क्या होगा, ये मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा लेयर इस तरह से पाया जाएगा, प्राणी ध्रुव पर तो ऐसे पाया जाएगा। और बाकी एक चीज़ और ध्यान रखना, हमने बताया यहाँ थीका लेयर किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल की थीका लेयर भी विभाजन करती है, और देखो इसने विभाजन किया तो देखो एक तो ये रेड कलर की बेटा दिखाई दे रही होगी, इसको हम बोल देते हैं क्या, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, क्या ये थीका लेयर है, विभाजन करती है, तो बाहर की तरफ पाई जाने वाली परत थीका एक्सटर्ना, बाहर की तरफ, देखो मैं बना देता हूँ, हमने बनाई साहब ये बाहर की तरफ इसमें बनी जो थीका लेयर, ये तो क्या है, थीका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना यानी बाहर की तरफ। और उसके अलावा एक परत इसके अंदर बनी हुई है, देखो ग्रीन कलर से मैंने शो कर रखी है, यानी इस तरह से बनी, बन गई। ये जो बनी ये क्या है, थीका इंटरना, ये क्या है, थीका इंटरना। तो देखो थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, और इसके अंदर ये मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा है, ये देखो। और ये मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा हमने देखी सब साइड में, यानी एक जगह पे तो क्या होती है, सेकेंडरी oocyte, क्योंकि अब तुम्हें पता है ये सेकेंडरी oocyte है, तो एक जगह पर तो मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा की परत इससे जुड़ी होती है, और बाकी CS भाग में देखो ये क्या हो जाती है, हट जाती है। इसका मतलब ये जो हटी ना, तो यहाँ पर एक क्या बन गई, गुहा बन गई। ये जो गुहा बनी इसको हमने क्या नाम दिया, एंट्रम, क्या नाम दिया, एंट्रम गुहा नाम दिया, ठीक है ना। अच्छा, तो ये, और इसके बाद ये जो संरचना देखें हम, दिखाई दे रही है, इसको देखो मैंने यहाँ पर शो किया है, इसमें ग्राफियन फॉलिकल में, यहीं से मैं बता देता हूँ तुम्हें, इसको हम जर्म हिल कह सकते हैं इस संरचना को, क्योंकि देखो मैंने बताई थी धीरे धीरे फॉलिकल या मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा की सेल हटने लगती है, छोटी छोटी कैविटी, ये गुहा धीरे धीरे मिलने लगती है, बड़ी गुहा बना लेती है। इस बड़ी गुहा को मैंने क्या नाम दिया, एंट्रम, देखो ये रही एंट्रम, दिखाई दे रही है। और इस एंट्रम में मैंने एक द्रव भरा है, ये एंट्रम गुहा के अंदर या एंट्रम में जो द्रव भरा होता है इसको हम बोलते हैं लिक्वर फॉलिक्यूलाई। देखो मैंने छोटे छोटे डॉट बनाए, इसको हम क्या कहते थे, लिक्वर फॉलिक्यूलाई। समझ में आ गई। ये पोलर बॉडी हो गई, ये तुम्हारी क्या हो गई साहब, सेकेंडरी oocyte, और ये मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, और मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा इधर क्या है, सेकेंडरी oocyte और थीका लेयर को आपस में क्या किए, जॉइंट किए हुए है। इसको हमने क्या नाम दिया, जर्म हिल या डिस्कस प्रोलीजेरस भी बोल देते हैं, या इसको क्यूमुलस ऊफोरस कहते हैं। देखो यहाँ पे भी मैंने शो किया है, दिख रही है, ये सेम है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या हुआ साहब, याद रखना, ये जर्म हिल क्या कहलाएगा, जर्म हिल। अब सुनो, प्राइमरी फॉलिकल में ये प्लस किया था, सेकेंडरी में हमने क्या किया, प्राइमरी oocyte प्लस मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, थीका लेयर इज इक्वल टू सेकेंडरी फॉलिकल। अब देखो आगे हम बात कर लेते हैं क्या, पोलर बॉडी। देखो थीका लेयर हो गई, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना प्लस, फिर थीका एक्सटर्ना, थीका इंटर के अंदर क्या है, एंट्रम, ये हो गई, प्लस जर्म हिल ये हो गई, प्लस सेकेंडरी oocyte ये हो गई, प्लस पोलर बॉडी। इन संरचनाओं से मिलकर जो संरचना बनी उसको हमने क्या नाम दिया, टर्शियरी फॉलिकल, यानी इसको हम बोलते हैं तृतीयक पुट्टिका,
ये बन गई तुम्हारी तृतीयक पुट्टिका। ठीक है, ये तृतीयक पुट्टिका की स्टेज थी, ये चीज ध्यान रखना। अब सुनो, तृतीयक पुट्टिका ही क्या होती है, जब मैच्योर हो जाती है ना, तो तृतीयक पुट्टिका ही मैच्योर होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखो याद रखना, प्राइमरी फॉलिकल बनी सेकेंडरी में, सेकेंडरी कन्वर्ट हुई टर्शियरी में, और टर्शियरी क्या होगी, सब मैच्योर होती है, मैच्योर होकर ये किस में बदल जाती है, ग्राफियन फॉलिकल में। अब देखो, ग्राफियन फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, बस टर्शियरी फॉलिकल मैच्योर हो गई और मैच्योर होकर भी वो क्या बन गई, ग्राफियन फॉलिकल में। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा अंतर आ जाता है। क्या, देखो यहाँ देख लो, सबसे बाहर कौन सी परत है, थीका एक्सटर्ना। उसके जस्ट अंदर चलिए, अपने पास कौन सी परत बनी, थीका इंटरना, जो कि यहाँ बन चुकी थी। थीका इंटरना होती है, ये ध्यान रखना, एंडोक्राइन टाइप की होती है, अंतःस्रावी टाइप की, क्योंकि इसके द्वारा किसका स्राव होता है, एस्ट्रोजन का स्राव होता है। कौन से हार्मोन का स्राव होता है, एस्ट्रोजन। याद रखना, इसको नारीत्व हार्मोन भी कहते हैं, स्त्रीत्व भी मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा ही मादा के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण जैसे आवाज का पतला होना, त्वचा पर बालों की कमी होना, विशेष क्षेत्रों में वसा का अभाव होना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, ये सारे किसकी वजह से होते हैं, थीका इंटरना से, सॉरी इस एस्ट्रोजन से। ठीक है ना। अब सुनिए आगे, ये मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा हो गई, और मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा केवल किसमें, एक साइड में, किसको, ये सेकेंडरी oocyte है, यानी ये क्या है, सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte को जोड़े रखती है। और सेकेंडरी oocyte के ऊपर देखो मैंने एक आवरण और बनाया, एक लेयर बनाया साहब, क्या, सेकेंडरी oocyte स्वयं ही क्या करेगी, एक आवरण का स्राव करती है, और इस आवरण को हम क्या नाम देंगे, इस आवरण को हम नाम दे देंगे जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा। अब देखो, थीका एक्सटर्ना प्लस थीका इंटरना प्लस मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा प्लस सेकेंडरी oocyte प्लस जोना सेकेंडरी oocyte के ऊपर जोना पेल्यूसिडा है, और इसको अपन क्या है, जर्म हिल, या तीनों नामों से देख लेते हैं सब, इसको जर्म हिल भी बोलते हैं, डिस्कट प्रोलीजेरस या क्यूमुलस उफोरस भी कह देते हैं। ये सारी संरचना, अब इसमें एक नया क्या, जोना पेल्यूसिडा जुड़ गया। अब ये किस में बदल गई साहब, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। अब सुनो क्या हुआ, मेस्ट्रल साइकिल चल रहा था, आर्तव चक्र चल रहा था, और आर्तव चक्र के दौरान हमने क्या देखा, 14वें दिन, कौन से, यानी मादा के रजचक्र या मेस्ट्रल साइकिल के 14वें दिन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा LH हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट किया जाता है। LH हार्मोन क्या होता है साहब, बहुत ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट किया जाता है, जिसे हम LH सर्ज कहते हैं। और इस LH सर्ज की वजह से एस्ट्रोजन की मात्रा भी बहुत, आप देखो LH सर्ज की मात्रा बढ़ी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा साहब, एस्ट्रोजन की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ऐसी स्थिति में ग्राफियन फॉलिकल अंडाशय की परिधि पर आकर फट जाता है। फट गया, अब सुनो, ये फट गया और फटकर अंडाणु बाहर आ गया। अब इसको हम ओव्यूम कह देते हैं भाई, और इस क्रिया को हम क्या बोल देते हैं, ओव्यूलेशन कह देते हैं। ठीक है, ये ओव्यूलेशन हो गया, और ये क्या हो गया, ओव्यूम। एक चीज याद रखना कि जोना पेल्यूसिडा का निर्माण तो यहाँ पर इस ओव्यूम में स्वयं ने क्या किया, स्राव किया, उस स्राव से बना। लेकिन एक लेयर ये दिखाई दे रही है, इसको हम बोल देते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोल देते हैं, कोरोना रेडिएटा। इसका मतलब ये जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, और ये कोरोना रेडिएटा। अब ओव्यूम के ऊपर दोनों आवरण बन गए। कोरोना रेडिएटा किससे बना, ये चीज याद रखना कि जब ग्राफियन फॉलिकल टूटती है और टूटकर फटकर ओव्यूम बाहर आता है, तो कुछ फॉलिकल सेल्स इसके चारों तरफ हाइलुरोनिक एसिड द्वारा क्या हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। और हाइलुरोनिक एसिड द्वारा ये जो ग्राफियन या फॉलिकल चिपकती है ना, इसी से कोरोना रेडिएटा का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यहां तक बात हो गई। अब आगे आ जाओ, क्या हुआ, ये जो फटी हुई ग्राफियन पुट्टिका है ना, फटी हुई ग्राफियन पुट्टिका में धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ ल्यूटिन कण,
देखो याद रखना, ल्यूटिन कण जो कि स्ट्रोमा में फैले रहते हैं ये जमा होने लगते हैं, और जमा होने लगते हैं तो याद रखना ल्यूटिन कण के जमा होने से धीरे धीरे ये जो फटी हुई ग्राफियन पुट्टिका थी ये एक ठोस गोल एवं पीले रंग की संरचना बनाती है, और उस ठोस गोल पीले रंग की संरचना को हम क्या बोलते हैं, पीत पिंड या कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। सब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे एग्जाम में कि यदि अंडाशय से कॉर्पस ल्यूटियम को नष्ट कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेटा ध्यान रखना कि इस कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा एस्ट्रोजन थोड़ा कम मात्रा में और प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है कि ये इसको हम गर्भ हार्मोन कहते हैं, गर्भावस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। और एस्ट्रोजन तुम्हें पता ही है कि ये लेडीज में स्रावित होना जरूरी है क्योंकि उसके लैंगिक लक्षणों को कंट्रोल इसके द्वारा ही किया जाता है। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में और एस्ट्रोजन कम मात्रा में स्रावित होता है। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम की सिचुएशन दो प्रकार से डिपेंड करती है। क्या यदि निषेचन हो गया, देखो फर्टिलाइजेशन पर डिपेंड करती है। फर्टिलाइजेशन, या तो फर्टिलाइजेशन क्या हो गया साहब, हो गया, और या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अंडाणु उत्सर्जित किया, और ये अंडाणु साहब कहाँ आया। देखो अपन बात कर लेते हैं कि ये अंडाणु, जैसे ये हमारी क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, और अंडाणु इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ गया। अब इसके लिए क्या मिला, यहाँ शुक्राणु मिल गया, और शुक्राणु मिल गया, और यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो तुम्हें पता है फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होते ही गर्भावस्था स्टार्ट हो गई। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो गर्भावस्था स्टार्ट, और गर्भावस्था स्टार्ट होगी तो हमें किसकी आवश्यकता है, चाहिए प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन चाहिए तो हमें कौन चाहिए, कॉर्पस ल्यूटियम। तो गर्भावस्था यदि स्टार्ट हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम लंबे समय तक बनी रहती है, और लगभग कब तक कि जब तक प्लेसेंटा पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाता भ्रूण के चारों ओर, तब तक कॉर्पस ल्यूटियम अपना काम करती रहती है, और क्या स्रावित करती रहती है, प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन अगर निषेचन नहीं हुआ, भाई निषेचन ना हुआ, निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये ओव्यूम कुछ काम आया, नहीं आया, ये कुछ घंटे या दिन रहता है फैलोपियन ट्यूब में, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो गया। इसको कौन नहीं मिला, शुक्राणु नहीं मिला, ये कुछ काम नहीं आया। अब कुछ काम नहीं आया तो निषेचन नहीं हुआ। अब जब निषेचन नहीं हुआ तो क्या हमें प्रोजेस्टेरॉन चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन तो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए चाहिए था। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ, निषेचन ही नहीं हुआ तो क्या हुआ, गर्भावस्था धारण नहीं होगी, गर्भावस्था धारण नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं चाहिए, और प्रोजेस्टेरॉन नहीं चाहिए तो कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं चाहिए। और जब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं चाहिए तो क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम नहीं चाहिए तो ये रिग्रेस हो जाए। देखो रिग्रेस, कॉर्पस ल्यूटियम विघटित हो जाती है क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है। और कॉर्पस ल्यूटियम जब विघटित हो गई तो ऐसी स्थिति में कॉर्पस ल्यूटियम देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक श्वेत गोल रचना जिसे हम कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। और ये कॉर्पस एल्बिकेंस कुछ ही समय बाद क्या हो जाएगी, धीरे धीरे विघटित हो जाएगी। इसका मतलब यानी 28वें दिन तक ये प्रोसेस, और फर्स्ट डे से फिर देखो एक चीज़ याद रखना भाई कि इस तरह से ये प्रोसेस मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हम इसको और अच्छी तरह से समझ लेंगे कि इस तरह से फिर पहले दिन से वापस क्या होगा साहब, नया अंडाणु बनना स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरह की सिचुएशन क्या होती रहती है, चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो अब मैंने ये अंडाशय और अंडाशय के अंदर प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी oocyte से ओव्यूम के रूप में उत्सर्जन, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद हम फैलोपियन ट्यूब एंड यूटेरस के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे अगले वीडियोज में। तब तक के लिए धन्यवाद।